37 साल के तनय का दिल अपने कमरे में जाते समय 23 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए जा रही थी और शरीर में झुंझुनी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि उसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह रानी को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी नहीं होती जिसमें पैसे नहीं लगता, किसी में कम तो किसी में थोड़ा ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सब कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने बहन के लिए दूल्हा खरीदना कहा? नहीं ना। फिर वो क्यों रानी को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह फल चखना है जिसे खाकर इंसान बेकाबू हो जाता है। मन में फूट रहे लड्डुओं के साथ तनय ने सुहागरात के लिए सजे हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्म और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत रानी बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर तनय को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोचकर ही गला सूखा जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर रानी से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि रानी तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। तनय शर्माता हुआ बेड के एक कोने में बैठ गया। रानी थोड़ी देर तक तनय के पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। तनय के हाथ खुद ब खुद रानी के कमर पर लिपट गए। रानी ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। रानी ने तनय के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए, तो तनय भी बावला होकर उसके होठ चूमने शुरू कर दिए। उसके बाद तो तनय को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। रानी ने उसे चरम तक पहुंचने में पूरा सहयोग दिया था। तनय का यह पहला अनुभव था। एक ही रात में वह तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज रानी ने उसे वह तोहफा दिया जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी हो गई थी। सुबह तनय ने बेफिक्री से सोई हुई रानी को नज़र भर देखा। सब कुछ सामान्य ही तो था उसमें, रंग रूप और चेहरा सब कुछ। मगर फिर भी रात में जो खास बात हुई थी उसे याद करके वह मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोई हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। रानी जैसी भी थी, तनय से तो ज़्यादा ही सुंदर थी। तनय का गहरा सांवला रंग, मोटा शरीर, कम पढ़ा लिखा, सभी कुछ उसी के शादी में रोरा बना हुआ था। अब तो सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में उसके रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए तनय की बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए तनय की माँ ने एक बार उसकी कुंडली पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बेटे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। तनय की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी थी। उन्हें अपने बेटे के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली तो दूर तलक भी जाएगी। एक दिन तनय की माँ से मिलने एक औरत आई जो शादियाँ करवाने का काम करती थी। उसी ने उन्हें रानी के बारे में बताया और तनय से उसकी शादी करवाने के बदले में 3 लाख की मांग की। तनय अपनी माँ और बुआ के साथ रानी से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की रानी अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन। रानी की एक बड़ी बहन भी उसकी तरह ही खरीदी गई थी। 22 साल की जवान रानी उम्र में तनय से बहुत छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने लोग कैसे रहते होंगे, यह सोचकर तनय हैरान हो गया। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पैदा हुए होंगे। खैर, रानी को देखने के बाद तनय ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा तनय का परिवार ही उठाएगा और साथ ही रानी के परिवार को पैसे भी दिए जाएंगे
ताकि उनका जीवन कुछ सुधर सके। कुछ पैसे एडवांस में देकर तनय और रानी की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के कुछ लोग जाकर रानी को ब्याह ले आए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के रानी उसकी पत्नी बन गई। रानी गरीब घर से आई थी, इसलिए तनय के घर के ठाट बाट देखकर वह हैरान रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू जैसा नहीं था, मगर उसे इसका कोई अफसोस नहीं था और ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वह तो इस घर में आकर बहुत खुश हो रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे। अगर मैं तनय के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रानी ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की संतुष्टि आनंद से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की। यदि मैं तनय की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेंगे और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी और इस घर की मैं महारानी। यह सोच सोचकर अपने इस प्लान के मुताबिक वह रोज़ दिन में 2 बार तनय को आई लव यू जानू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर तनय को उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह तनय को गर्मा गर्म खाने अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों न हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से वह तनय को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी ज़िंदगी में सबसे खास इंसान है। और हर रात वह तनय को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी तनय को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण तनय उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो तनय अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी तो तनय हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर रानी उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है। बल्कि वह तो कहती थी कि तनय ही उसकी सारी दुनिया है। रानी के साथ और प्यार से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। रानी को पाकर तनय ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज़ भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन रानी की माँ का फ़ोन आया कि वह उससे मिलना चाह रही थी। रात में रानी ने तनय की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती। तो माँ से ले लो ना, तनय ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने पति परमेश्वर से ही लूँगी, वह भी हक से। कहती हुए रानी ने तनय के सीने पर अपना सर रख दिया। कितने चाहिए? अभी यह रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। तनय ने निहाल होते हुए उसे कुछ रुपए दे दिए और फिर रानी को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दिया। रानी 10 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 3 दिन बाद ही तनय को उसकी याद सताने लगी। रानी की प्यार भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन रानी का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। रानी भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद तनय की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब रानी हर महीने तनय से पैसे लेकर अपने मायके भेजने लगी। रानी ने तनय से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन भी ले लिया, जिसकी मदद से वह अपने बहन और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी खरीद कर भेजने लगी। रानी के प्यार का नशा तनय के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। अब घर में रानी का ही हुक्म चलने लगा था। बेटे की इच्छा को देख तनय की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन भी सब कुछ उसी की सहमति अनुमति से होता था। तनय की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि रानी ने उन्हें भी एहसास करवा दिया था कि उसने तनय से शादी करके उनके बेटे सहित पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन रानी ने तनय से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर आधा तुम्हारा अधिकार है। तनय ने प्यार से रानी को समझाया। वह तो ठीक है,
मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। मगर उसमें तो थोड़ा मुश्किल है। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। रानी ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा। मेरी जान, मेरी हर चीज़ की अब तुम ही मालकिन हो, तनय ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। और फिर एक दिन वकील को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी में रानी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की माँ बनकर जहाँ रानी ने तनय के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं माँ बनने के बाद रानी के रूप और यौवन में आए निखार ने तनय की रातों की नींद उड़ा दी। तनय को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह रानी की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता है। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह रानी की हर भौतिक जरूरत को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता था। तनय आंख बंद करके रानी की हर बात मानने लगा था। रानी बेशक तनय की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ तनय को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आसपास उसके लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हीन भावना से देखते, तब यही तनय कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छुपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया, मगर फिर भी अपनी स्थिति से वह आज बहुत खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। रानी ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। उसने दुकान के काम में मदद के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच तनय की माँ चल बसी तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रानी ने अपने माँ बाप और छोटी बहन को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल तनय के घर आई जिसने रानी से उसकी शादी करवाई थी। रानी की माँ से कहने लगी, अपनी छोटी बेटी का क्या दाम रखा है? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, रानी ने चिल्लाते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए हैं तुम्हारे, अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने रानी पर ताना मारते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बिल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ पर तो लिपटना ही था। मगर मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं है। भगवान ने हम लोगों को तनय के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे ज़मीन भी है। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, तनय को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। धन्यवाद। रानी ने उस औरत से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा तनय मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में रानी के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी।